ठीक है। तो कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और वैक्सीन को स्टोर करते हैं। कहाँ से, जो मैन्युफैक्चरर पॉइंट है वहां से लेके जो हमारी यूजेबल साइट है वहां तक, है ना, उसको आपने क्या बोला, उसको नाम दिया कोल्ड चेन। या आप कह सकते हो कि वैक्सीन की पोटेंसी को मेंटेन करने के लिए काम में लेते हैं, उसको आपने क्या बोला, कोल्ड चेन। ठीक है। अब बात आती है, एक होता है कोल्ड चेन और एक होता है रिवर्स कोल्ड चेन। क्या होती है, एक होती है कोल्ड चेन और एक होता है रिवर्स कोल्ड चेन। ये रिवर्स कोल्ड चेन क्या होती है, ये क्या होता है, रिवर्स कोल्ड चेन होता है। रिवर्स कोल्ड चेन। और ये रिवर्स कोल्ड चेन क्या होती है, तो रिवर्स कोल्ड चेन, रिवर्स का मतलब उल्टा, रिवर्ट बैक, है ना, वापिस, कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन में तो हम क्या करते हैं, जैसे क्या है हमारे पास वैक्सीन है, वैक्सीन क्या, जैसे हमारे पास क्या है, पोलियो का वैक्सीन है। ये पोलियो का वैक्सीन जहां मैन्युफैक्चर हुआ, जहां बना, वहां से हमने क्या करना है, इसको सीएचसी पे, पीएचसी पे, सब सेंटर पे भेजना है। और ये सीएचसी पीएचसी सब सेंटर जिस रूट से जाएगी, सिस्टम के अंडर जाएगी, उसको आपने क्या बोला, कोल्ड चेन। है ना, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आपने बोला कोल्ड चेन। और अगर इस कोल्ड चेन के थ्रू आप जो है कहीं पेरीफ्री से क्या है, अगर मेन पॉइंट पर भेज रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे, रिवर्स कोल्ड चेन बोलोगे। क्या बोलोगे, रिवर्स कोल्ड चेन। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम वैक्सीन वगैरह तो नहीं भेजते हैं, पर इस रिवर्स कोल्ड चेन में आप क्या करते हो, स्टूल के सैंपल को भेजते हो। क्या करते हो, स्टूल के सैंपल को भेजा जाता है। तो आप क्या बोलेंगे, अगर आपको पूछे कि रिवर्स कोल्ड चेन क्या होता है, तो रिवर्स कोल्ड चेन इज, reverse cold chain is reverse cold chain। तो रिवर्स कोल्ड चेन क्या होता है, तो ट्रांसपोर्टिंग स्टूल, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ स्टूल फ्रॉम पेटेंट लेवल। क्या करना, स्टूल को ट्रांसपोर्ट करना क्या कहलाता है, आपका रिवर्स कोल्ड चेन जो है वो कहलाता है ना। अब ये जो कोल्ड चेन है, इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास काफी तरीके हैं और उन तरीके के अंदर हम अलग अलग तरीके के क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। और वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से है, तो एक आप क्या करते हो, रेफ्रिजरेटर ट्रक यूज किया जाता है। बड़ा रेफ्रिजरेटर होता है हमारे पास एक, जिसको रेफ्रिजरेटर ट्रक बोला जाता है। तो कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए हमारे पास काफी तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, कोल्ड चेन को मेंटेन करके रखते हैं और उनको अलग अलग नाम दिया गया। तो एक क्या है हमारे पास, एक होता है रेफ्रिजरेटर ट्रक, यानी कि बड़े साइज का रेफ्रिजरेटर होता है ना। और वो क्या होता है, ऑन व्हील होता है, यानी कि जैसे गाड़ी वगैरह होती है ना, उनके अंदर रेफ्रिजरेटर लगा होता है पहले से। तो वो क्या है, आपका रेफ्रिजरेटर ट्रक है। तो ये क्या है, ट्रक है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के काम आएगा। ट्रक है, इसका मतलब ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। और मूवमेंट करता है तो यहां से हम क्या कर लेंगे, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किसको कर लेंगे, वैक्सीन को। तो ये किसके काम आता है, तो रेफ्रिजरेटर ट्रक यूज टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है रेफ्रिजरेटर ट्रक। टेम्परेचर कितना होता है इस ट्रक का, टेम्परेचर होता है इसका 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस इसका क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है। और जो है अगर हमें क्या करना है इसका, जो इसका कूलर होता है यार, जो फ्रीजर होता है, क्या है, जो कूलर है
दो कंपार्टमेंट होते हैं इसमें, एक होता है फ्रीजिंग कंपार्टमेंट और एक होता है कूलर या फ्रीजर कंपार्टमेंट, है ना। दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक है फ्रीजर कंपार्टमेंट और एक होता है सिंपल। तो वो जो फ्रीजर या कूलर कंपार्टमेंट है उसका टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है -15 टू -20 डिग्री सेल्सियस। -15 टू -20 डिग्री सेल्सियस क्या है, रेफ्रिजरेटर ट्रक। क्या काम आता है, वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। टेम्परेचर कितना, 2 से 8 डिग्री। अगर कूलर या फ्रीजर का पूछे तो -15 टू -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। वही अगर बात करें तो दूसरा इसमें आता है डीप फ्रीजर। दूसरा मेथड क्या है हमारा इसमें, डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर, डीप फ्रीजर में क्या होगा, डीप फ्रीजर में क्या होता है, तो जो आपका डीप फ्रीजर है ये कहाँ होता है, ये आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलेगा। सेंटर, सब सेंटर, पीएससी सीएससी पे नहीं मिलेगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फाउंड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल है वहां पर ये क्या होता है आपको देखने को मिलेगा, कौन, आपका फ्रीजर। ठीक है। कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, ये जो आपका डीप फ्रीजर है इसका कैपेसिटी कितना होता है, इसका कैपेसिटी होता है 300 लीटर, 300 लीटर इसका कैपेसिटी होता है। पीएचसी पे छोटा फ्रीज होता है ना, छोटा डीप फ्रीजर होता है। और जो पीएचसी पे होता है छोटे वाला, उसकी कैपेसिटी की होती है, तो उसकी कैपेसिटी होती है 140 लीटर। पीएचसी पे जो फ्रीजर होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 140 लीटर। और ये कहाँ होता है, जो आपका डीप फ्रीजर, जो बड़े वाला डीप फ्रीजर है जिसकी कैपेसिटी है 300 लीटर, ये कहाँ होता है, तो ये आपका होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल के अंदर। क्या टेम्परेचर होता है इसका, इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर होता है -15 टू -20 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है, -15 टू -20 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और इस डीप फ्रीजर को मेनली किसके लिए काम में लेते हैं, तो इसको यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ, यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ आइस पैक। आइस पैक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको काम में लेते होते हैं। आइस पैक बनाने के लिए क्या करते हैं, इस फ्रीजर को यूज किया जाता है। डीप फ्रीजर कहाँ होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। टेम्परेचर -15 टू -25 डिग्री। तीसरा इसमें कौन आता है आपका, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, या उसी को आप शॉर्ट में क्या बोलते हो, ILR, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। क्या, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर होता है 2 टू 8 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होता है, 2 टू 8 डिग्री सेल्सियस। दो तरीके के आते हैं ये, एक थोड़ा छोटा होता है, एक बड़ा होता है। एक आता है 300 लीटर कैपेसिटी का, एक आता है 240 लीटर कैपेसिटी का। दो टाइप के होते हैं ये, एक होता है 300 लीटर का और एक होता है 240 लीटर का। दो टाइप के आते हैं, एक थोड़ा बड़ा होता है और एक क्या होता है, छोटा। तो इनकी दो तरीके की कैपेसिटी वाले देखने को मिलेंगे। एक 240 लीटर कैपेसिटी का होता है और एक 300 लीटर कैपेसिटी के अंदर आता है। टेम्परेचर कितना होता है ILR का, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर होता है 2 टू 8 डिग्री सेल्सियस। ये हम देख चुके हैं, टेम्परेचर कितना है, 2 टू 8 डिग्री सेल्सियस। ये तो क्या है, बड़ा ILR है। इन्हीं के साथ क्या है, एक और छोटा ILR भी आता है। एक क्या होता है, छोटा ILR भी आता है, जिसको आप बोल सकते हो स्मॉल ILR। स्मॉल साइज का एक ILR आएगा और वो जो स्मॉल ILR है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो उसकी कैपेसिटी होती है 140 लीटर। कितनी होती है, 140 लीटर होती है। कितनी होती है, 140 लीटर कैपेसिटी का होता है। ठीक है। फ्रीजर। नेक्स्ट एक होता है कोल्ड बॉक्स। ये क्या होता है, कोल्ड बॉक्स।
कोल्ड बॉक्स। कोल्ड बॉक्स। और ये कोल्ड बॉक्स क्या होता है? तो आपने देखा होगा पीएससी सब सेंटर वगैरह पे जो एएनएम वगैरह होती है उनके पास एक नीले से रंग का बॉक्स होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड बॉक्स। तो उसमें क्या करते हैं? सारी की सारी वैक्सीन, ऑल वैक्सीन आर स्टोर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ऑल वैक्सीन आर स्टोर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसमें क्या की जा सकती है? वैक्सीन को स्टोर किया जा सकता है। और यह आप कहाँ कहाँ में ले सकते हैं? और यूज इन केस ऑफ पावर फेल्योर। या हमारे पास क्या है, जो हमारा सिस्टम था वो क्या हो गया? फेल हो गया है। तो उस दौरान आप इसको क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो वैक्सीन को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है कोल्ड बॉक्स वो बड़ा होता है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़ा बॉक्स देखने को मिलता है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है वो लगभग 20 लीटर कैपेसिटी का होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बॉक्स देखने को मिलेगा वो 20 लीटर कैपेसिटी का होगा। और जो बॉक्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पीएससी या सब सेंटर पे जो देखने को मिलता है, पीएससी या सब सेंटर पे जो होते हैं वो कितने लीटर का होता है? वो होता है 5 लीटर का। कितने लीटर का? 5 लीटर का होता है, 5 लीटर का। ठीक है। एक तरीके से आप इसको वैक्सीनेशन कैरियर कैरियर के नाम से भी जान सकते हो, वैक्सीन कैरियर भी बोल सकते हो, वैक्सीन कैरियर। ये जो बॉक्स है आपका इसको आप वैक्सीन कैरियर भी बुला सकते हो। क्या होता है ये वैक्सीन कैरियर? तो वैक्सीन कैरियर क्या है? तो वैक्सीन कैरियर का मतलब है कि क्या होता है? कोई स्मॉल वैक्सीन सेशन के लिए हम क्या करते हैं? जो वैक्सीन है उसको कैरी आउट किया जाता है। ऑल वैक्सीन आर कैरीड आउट फॉर स्मॉल वैक्सीनेशन सेशन। कोई छोटा मोटा हमने वैक्सीनेशन सेशन चलाना है तो उस दौरान हमने क्या करनी है? वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करनी है, तो वहां काम में लिया जा सकता है। इसलिए इसको वैक्सीनेशन कैरियर भी बुला सकते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या होती है? आइस पैक काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? आइस पैक। इसके अलावा क्या होता है? आइस पैक काम में लेते हैं वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। आइस पैक खराब होने से बचाने के लिए। और आइस पैक जो है, आइस पैक का कैपेसिटी कितना होता है? कितनी कैपेसिटी होती है आइस पैक की? तो 360 ml का होता है। कितने ml का होता है? 360 ml का होता है। 360 ml, 360 ml। इसके अलावा अगर साइज की बात करें या वेट की बात करें, वेट जो आपका आइस पैक है इसका वेट कितना होता है? तो वेट होता है 80 ग्राम। कितना होता है? 80 ग्राम इसका क्या रहता है? वजन रहता है ना। साइज क्या होता है? तो साइज की अगर बात करें तो 763 इसकी लंबाई होती है, 90 इसका चौड़ाई होता है, और 33 इसकी क्या रहती है? वेट रहती है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना थिकनेस, है ना। ऐसा होता है ये कुछ। यहाँ इसमें वैक्सीन रखने के लिए 2-3 होल बने होते हैं, है ना। तो ये इस तरीके का होता है। तो ये जो इसकी लंबाई है ये कितनी होती है? 760 63 जो इसकी ये जो चौड़ाई है ये कितनी होती है? ये होती है 90 और ये जो इसकी यहां से इस तरीके से इसकी क्या रहेगी? विड्थ। ये जो इसकी विड्थ है ये कितनी रहेगी? ये रहेगी 33 थिकनेस जिसको बोल सकते हो, है ना। तो ये क्या रहता है? इसका साइज रहता है। टेम्परेचर कितना होता है इसका आइस पैक का टेम्परेचर? तो इसका टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या रहता है? टेम्परेचर रहता है ना।
किसके लिए यूज करते हैं? तो इसको यूज किया जाता है, यूज किसके लिए यूज करते हैं? यूज, जैसे क्या है हमारे पास वो हमारा वो वैक्सीन कैरियर वाला बॉक्स था, तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की क्या करने के लिए, लाइनिंग, इनर लाइनिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन आइस पैक्स को काम में लेते हैं। तो क्या किया जाता है? तो यूज टू लाइन द वॉल ऑफ वैक्सीन बॉक्स और कैरियर, यानी कि वो वैक्सीन बॉक्स और कैरियर को की वॉल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, किसको? आइस पैक को, है ना। तो ये क्या है, सारे के सारे आपके क्या रहते हैं, कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है, आपको बोला जाएगा कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट कोल्ड सेंसिटिव होती है, जो हाईएस्ट हीट सेंसिटिव होती है, या जिसको हाईएस्ट टेम्परेचर की जरूरत होती है, हाईएस्ट टेम्परेचर पे रखना है ना। आपके पास क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन हैव नीड ऑफ हाईएस्ट टेम्परेचर। ऐसी कौन सी जो है आप कह सकते हैं कि वैक्सीन है जिसको हाईएस्ट टेम्परेचर का जरूरत है। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, बी ऑप्शन है DT, सी ऑप्शन है TT, डी ऑप्शन है OPV। तो फिर आप क्या बताएंगे? हम्म, तो क्या बताओगे? तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक टेबल को याद रखना है, और उस टेबल में क्या है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। इस तरीके से आपने क्या करना है, टेबल बनाना है। यहाँ ज्यादा टेम्परेचर होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर, और यहाँ क्या होगा, सबसे कम टेम्परेचर होगा, लोवेस्ट टेम्परेचर। और लो कितना, तो लोवेस्ट कितना, तो -20 डिग्री सेल्सियस। कितना? -20 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा, लोवेस्ट टेम्परेचर रहेगा। तो हाई, सबसे लोवेस्ट पे किसको रखोगे? तो सबसे लोवेस्ट पे हम रखेंगे OPV को। किसको रखोगे? OPV। OPV के बाद कौन आएगा? BCG। BCG, BCG के बाद कौन आएगी? BCG के बाद आता है TT और मीजल्स। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आपकी आएगी DPT और DT। कौन आएगी? DPT और DT। और इसके बाद में कौन आएगा? इसके बाद आएगा हेपेटाइटिस बी और डाइल्यूएंट। हेपेटाइटिस बी और डाइल्यूएंट। और इस तरीके से आपके पास क्या है, हम आपको एग्जाम में पूछेगा हाईएस्ट टेम्परेचर पे, हाईएस्ट पे हेपेटाइटिस बी है तो ये, नहीं तो फिर डाइल्यूएंट, डाइल्यूएंट यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। ये दोनों नहीं है तो फिर DPT या DT, ये नहीं है तो फिर TT या मीजल्स। उसके बाद BCG, और सबसे कम टेम्परेचर पे कौन रखा जाता है? OPV को रखा जाता है। तो आपने देखना है कि लोवेस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट टेम्परेचर। तो हाईएस्ट टेम्परेचर पे है हेपेटाइटिस बी और डाइल्यूएंट। इसके अलावा DPT, DT, TT, मीजल्स, BCG और OPV जे लोवेस्ट टेम्परेचर वैक्सीन। इसके अलावा आपने क्या करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। जैसे क्या है,
इंपॉर्टेंट बातें क्या ध्यान रखनी है आपने आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम 2 वैक्सीन देते हैं एक टाइम में, तो क्या करना होता है, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट साइट पे देना होता है। इफ 2 वैक्सीन आर गिवन टुगेदर, then given on different site at least 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर का दोनों में क्या हो, गैप हो। या फिर क्या करना है आपने 24 आवर इंटरवल, या गिवन एट 24 आवर इंटरवल, या फिर क्या करना होता है 24 घंटे के इंटरवल पे देना होता है। या आपको पूछे, आपको बोले कि ये क्या है, अगर हमने क्या कर दिए 2 वैक्सीन दे दिए, 2 वैक्सीन आर गिवन टुगेदर, आपने क्या कर दिए 2 वैक्सीन एक साथ दे दिए, और उसके बाद आपने क्या करना है गिवन टुगेदर, देन अब आपने क्या करनी है उसको, उसके जैसी कोई मेडिसिन देनी है, गिव मेडिसिन। तो ये मेडिसिन आपने क्या करनी है 24 घंटे के इंटरवल पे देनी होती है, गिव मेडिसिन एट 24 आवर इंटरवल। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आपने क्या है, आपने जो है पोलियो का इंजेक्शन लगवाया, आपने आईपीवी और एफआईपीवी लगवा लिए, दोनों वैक्सीन एक साथ लगवा लिए, तो उसके बाद अगर आप पोलियो की वैक्सीन दिलवा रहे हो तो वो 24 घंटे के इंटरवल के बाद होनी चाहिए। समझ पा रहे हो बात को? ये बात आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है ना। जब भी आप क्या करते हो वैक्सीन देते हो, वैक्सीन दिया आपने, तो वैक्सीन के बाद आफ्टर वैक्सीनेशन, आफ्टर वैक्सीनेशन ऑब्जर्व द चाइल्ड फॉर 15 to 20 मिनट, 15 से 20 मिनट बच्चे को क्या करो, ऑब्जर्व करो। इसके अलावा आपकी डीपीटी, आपकी डीटी, आपकी टीटी, आपकी हेपेटाइटिस बी, इन वैक्सीन को देखो, वैक्सीन नॉट फ्रोजन, इफ फ्रोजन दे लॉस देयर पोटेंसी, अगर वो क्या हो गई है उनमें बर्फ जम गई है तो वो अपनी पोटेंसी को क्या कर देगी, लॉस कर देगी। और अगर उन्होंने अपनी पोटेंसी को लॉस कर दिया है तो अब क्या है, ये लगाने लायक नहीं रही है, आपने इनको क्या कर देना होता है, फेंक देना होता है। इसका मतलब इनको कहाँ नहीं रखना होता है, इन वैक्सीन को डीपीटी, डीटी, टीटी एंड हेपेटाइटिस बी never put into the फ्रीजर, कभी भी इनको फ्रीजर में नहीं रखना है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि पोटेंसी टेस्ट किस लिए किया जाता है, वैक्सीन का पोटेंसी टेस्ट क्यों करते हैं, तो क्या किस लिए, तो टू डिटेक्ट पोटेंसी ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का पोटेंसी देखने के लिए, पोटेंसी ऑफ वैक्सीन, पोटेंसी का मतलब उसका असर कितना आएगा, असर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है, खराब तो नहीं हो गई है, पोटेंसी देखने के लिए। समझ पा रहे बात को, है ना। पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर पे सारी की सारी वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर की जाती है। ऑल वैक्सीन आर स्टोर्ड एट पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। सारी की सारी वैक्सीन पीएचसी, सीएचसी और सब सेंटर पे क्या की जाती है, 2 से 8 डिग्री पे स्टोर की जाती है। और अगर क्या हो जाए, अगर ये टेम्परेचर 2 से कम हो जाए, अगर 2 से कम हो जाए, या क्या है 8 से ज्यादा हो जाए, इफ लेस देन 2
एंड मोर देन इट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है ब्रेकअप ऑफ कोल्ड चेन। किसको इंडिकेट करता है? कोल्ड चेन के ब्रेकअप को इंडिकेट करता है। तो आपको पूछे कि कोल्ड चेन का ब्रेक पॉइंट कौन सा है, आपको पूछा जाएगा कि कोल्ड चेन का ब्रेक पॉइंट ऑफ कोल्ड चेन, कोल्ड चेन का ब्रेक पॉइंट, तो ब्रेक पॉइंट क्या होगा? लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस या मोर देन 8 डिग्री सेल्सियस, दोनों के दोनों ब्रेक पॉइंट है किसके? आपके कोल्ड चेन के। समझ पा रहे बात को? इसके अलावा जब हम क्या करते हैं, कोल्ड चेन को मेंटेन करते हैं, कोल्ड चेन, तो कोल्ड चेन में जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है उस टेम्परेचर को नोट करने के लिए डायल थर्मामीटर काम में लेते हैं। कौन सा थर्मामीटर है? डायल थर्मामीटर काम में लेना है। कोल्ड चेन का टेम्परेचर नापने के लिए डायल थर्मामीटर काम में लिया जाता है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है पल्स पोलियो कब आया था, है ना, इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है, मीजल्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है। ये सारी की सारी बातें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं भी पढ़ी है तो एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। आपको क्या पूछा जाएगा? आपको पूछा जा सकता है कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हुआ था दिसंबर 1995 में। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, तो आपने क्या बताना है? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। कब? 10 नवंबर। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा मीजल्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? मीजल्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? तो मीजल्स वैक्सीन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? 16 मार्च को। आपको पूछा जाएगा इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है? इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है? तो इम्यूनाइजेशन वीक अप्रैल के लास्ट वीक में। इम्यूनाइजेशन वीक पूछे तो अप्रैल लास्ट वीक। मीजल्स वैक्सीन 16 मार्च, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे 10 नवंबर। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि वैक्सीन वर्ड किसने बनाया? आपको पूछेंगे वैक्सीन वर्ड इज कॉइन बाई, वैक्सीन वर्ड इज कॉइन बाई, तो वैक्सीन वर्ड किसने बनाया था? लुइस पास्चर ने। वैक्सीन वर्ड किसने बनाया? लुइस पास्चर ने बनाया। आपको पूछा जाएगा ओपन वायल पॉलिसी यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कब यूज हुई? ओपन वायल पॉलिसी इन यूआईपी कब आई? तो आप क्या बताओगे? तो आपने बताना है 2011 में। आपको पूछा जाएगा ओपन वायल पॉलिसी रिवाइज कब हुई? आपको पूछा जाएगा ओपन वायल पॉलिसी रिवाइज कब हुई? वायल पॉलिसी रिवाइज इन, तो आपने बोलना है ओपन वायल पॉलिसी 17 सितंबर 2015 को रिवाइज हुई। 17 सितंबर 2015 को क्या कर दिया गया? ओपन वायल पॉलिसी को रिवाइज किया गया। आई कब थी? 2011 में। रिवाइज हुई 2015 सितंबर में। आपको एक टर्मिनोलॉजी पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा EEFO स्टैंड फॉर, क्वेश्चन पूछा जाएगा EEFO स्टैंड फॉर, EEFO किसके लिए खड़ा है? किसके लिए है? क्या मतलब है इसका? तो आपने बताना है कि EEFO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ई का मतलब होता है अर्ली, और ई का मतलब होता है एक्सपायरी, अर्ली एक्सपायरी। एफ का मतलब होता है फर्स्ट, और ओ का मतलब होता है आउट, अर्ली एक्सपायरी फर्स्ट आउट।
जो अर्ली जल्दी एक्सपायर हो रही है उसको जल्दी निकालो, पहले निकालो, और जो लंबी एक्सपायरी है उसको बाद में निकालना है। तो अर्ली एक्सपायरी फर्स्ट आउट, या आपने बोलना है कि क्या है, यूज वाई ओपन वाइल यूज फर्स्ट, ये भी इसी का मीनिंग है कि जो वाइल खुली है उसको पहला यूज करो और जो वाइल बंद है उसको बाद में यूज करना है। तो ईईएफओ का मतलब क्या है, आपको पूछा जाएगा ईईएफओ या तो दिया होगा अर्ली एक्सपायरी फर्स्ट आउट, या आपको बोला होगा ओपन वाइल यूज फर्स्ट, दोनों मतलब है इसके। आपको पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट सेंटर फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन, फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन एट पीएचसी, सॉरी, हाँ, आपको पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट सेंटर फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन इज, स्मॉलेस्ट सेंटर फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन इज, तो आप क्या बताएंगे, तो आपने बताना है पीएचसी, पीएचसी इज ए स्मॉलेस्ट सेंटर वैक्सीन स्टोरेज का। समझ पा रहे बात को? आपको पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आईएलआर में वैक्सीन का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वैक्सीन इन आईएलआर, आईएलआर में वैक्सीन का अरेंजमेंट कैसे होगा। तो सबसे नीचे आपको अगर पूछे तो आपने बोलना है बॉटम मोस्ट, सबसे नीचे क्या आएगा, तो सबसे नीचे आएगा पोलियो, सबसे नीचे आपने क्या रखनी है, पोलियो वैक्सीन रखनी होती है। पोलियो के ऊपर आप क्या रखोगे, मीजल्स, पोलियो के ऊपर क्या रखोगे, मीजल्स और एमआर, मीजल्स और एमआर के ऊपर आपने बीसीजी और जेई रखना है। जब ये आ जाएगी तो इनके ऊपर क्या रखोगे, इनके ऊपर आपने रखना है रोटा वायरस वैक्सीन, जब ये रख दोगे तो इनके ऊपर रखना टीटी और टीडी, जब ये रख दोगे तो इनके ऊपर रखना डीपीटी और आईपीवी, और जब डीपीटी और आईपीवी रख दोगे तो उसके ऊपर आएगा पेंटावेलेंट और पीसीवी। पेंटावेलेंट और पीसीवी, और जब ये रख दोगे तो इनके ऊपर आएगा हेपेटाइटिस बी, क्या आएगा, हेपेटाइटिस बी, और इन सभी के ऊपर क्या रखना है आपने, डाइल्यूएंट रखना है। क्या रखना है, इन सब के ऊपर क्या रखा जाएगा, डाइल्यूएंट, डाइल्यूएंट टॉप मोस्ट में ये आएगा, सबसे ऊपर रखा जाएगा डाइल्यूएंट, सबसे नीचे पोलियो, सबसे ऊपर डाइल्यूएंट, पोलियो के ऊपर मीजल्स एमआर, मीजल्स एमआर के ऊपर बीसीजी जेई, जेई बीसीजी के ऊपर आरवीवी, आरवीवी के ऊपर टीटी और टीडी, टीटी टीडी के ऊपर डीपीटी आईपीवी, डीपीटी आईपीवी के ऊपर पेंटावेलेंट और पीसीवी, पेंटावेलेंट पीसीवी के ऊपर हेपेटाइटिस बी, और उसके ऊपर क्या आएगा, डाइल्यूएंट टॉप मोस्ट में रहेगा। जो आईएलआर होता है, आपको पूछा जाएगा आईएलआर जो अपना आइस लाइन रेफ्रिजरेटर है, इसके लिए क्लीन पॉलिसी क्या है, आपको पूछा जाएगा क्लीनिंग पॉलिसी ऑफ आईएलआर, आईएलआर के लिए क्लीनिंग पॉलिसी क्या है, तो आपने बोलना है कि इसके लिए क्लीनिंग पॉलिसी क्या है, वाइप ऑफ एवरी मंथ, हर महीने इसको साफ करना होता है, वाइप ऑफ एवरी मंथ, क्लीनिंग पॉलिसी है किसके लिए, आईएलआर के लिए। समझ पा रहे बात को? अगर आपको पूछा जाए कि कोल्ड चेन के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोल्ड चेन की स्मॉलेस्ट यूनिट, तो आप बता देना वो है आइस पैक, आइस पैक इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोल्ड चेन, और वैक्सीन स्टोरेज का स्मॉलेस्ट सेंटर जो है वो हमारा कौन है,
PHCA कितना टेम्परेचर मेंटेन करती है? 2 से 8 डिग्री। कितने टाइम के लिए? 3 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए? 3 घंटे तक। और इसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि मैक्सिमम चांस ऑफ फेलियर ऑफ कोल्ड चैन एट, कोल्ड चैन के फेल होने के मैक्सिमम चांस कहाँ है? तो आपने बताना है सब सेंटर पे। कहाँ है? सब सेंटर के ऊपर। सब सेंटर पे मैक्सिमम चांस है फेलियर होने के। यह आपको लिखा मिलेगा विलेज लेवल। कोल्ड चैन के फेल होने के सबसे बड़ा चांस। ये सारी की सारी बातें किससे रिलेटेड है? कोल्ड चैन से रिलेटेड। सारी की सारी बातें किससे रिलेटेड थी? कोल्ड चैन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीज। कौन कौन सी डिजीज है, कहां से फैलती है, कौन फैलाता है उनको, और उन डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड क्या क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड। तो डिजीज, एजेंट और इंक्यूबेशन पीरियड ये हम पढ़ेंगे